कितने बदनसीब थे ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं भी ना मिले कुएं यार को। ये बहुत ही दर्द भरा ये कथन है जिसमें हमारे देश के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने इस कथन को कहा था। चूँकि उनकी मौत जो रंगून में हुई और उनको चाहत था कि मेरी मृत्यु के बाद जो है मुझे दफन भारत के सरज़मीं पे किया जाए, जो उन्हें नसीब नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने काफ़ी दर्द भरा ज़िंदगी रंगून के जेल में बिताया था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इतिहास को जानते हैं, जब इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो उसके पीछे कारण ये नहीं कि मैं बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में बात करूँ, बल्कि इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे MMK हाई स्कूल में बहादुर शाह ज़फ़र के ग्रैंडसन जो परपोता के बाद जो परपोता होते हैं वो हमारे स्कूल में आए हुए थे और 2018 15 अप्रैल की बात है। और वो काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों से मुखातिब हुए थे, चूँकि उस समय पे गर्मी छुट्टी चल रहा था और बच्चे भी कम थे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को संबोधित किया था और बच्चों से कई सारी बातें की थी। नवाब शाह मोहम्मद शोएब खान साहब जो उनके परपोते थे, ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने कई बातें भी बताई थी बच्चों को, उनके हिस्ट्री के बारे में, उनकी बातों को, बहुत सारी चीज़ों को तफसीलात से बयान किया था। लेकिन जो कोविड का काल रहा, कोरोना का काल रहा, वो उस पिछले अप्रैल में ही 2021 में मोहम्मद साद, जो नवाब मोहम्मद साद थे, उनकी मृत्यु हो गई अप्रैल के ही मंथ में, जो काफ़ी दर्द भरा रहा मुझे ख़ास तौर पर सुन के, क्योंकि उनका जो विज़न था, उनका जो सोच समझ था, वो इतिहास को जो देखकर बताते थे, समझाते थे बच्चों को, सच में लगता था कि इन सारे व्यक्तियों की हमारे देश में ज़रूरत है। लेकिन उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये वीडियो है जिसको आप देखेंगे। स्कूल से बच्चे के साथ वो किस प्रकार से मुखातिब थे, बच्चों के सवालों का जवाब उन्होंने किस प्रकार वहाँ से ट्रांसफर करके बहरौली के अंदर जो उन्होंने जगह का इंतखाब किया था 1857 में यहाँ से जाने से पहले। तो एक तो ये हमारी कोशिश लगातार चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने उनके नाम पर 2007 में HRD जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, दरसगाह मुगल शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से एक परमिशन ली, जिस तरह से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है। तो हमें जो है 22 सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ाने की परमिशन है, पहली क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक। उसके साथ साथ हर हिंदुस्तान में कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्रांचें खोलने का इख्तियार हासिल है। इसके अलावा कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह चल रहा है तो उसके साथ इल्हाक करने का भी वो परमिशन हासिल है। पूरा बायलॉज वगैरह, साल में कितनी छुट्टियाँ होंगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ वो हमने इसलिए किया कि जब हमने देखा बहुत बारीकी के साथ, तो जो मौजूदा दौर का जो हमारा तालीमी निज़ाम है, तो जब स्टूडेंट पढ़कर निकलते हैं तो वो जब मार्केट में या आते हैं तो वो अपने आप को एक अजनबी महसूस करते हैं। वहाँ उसको ईमानदारी और बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं, जो कि मौजूदा वक्त के अंदर वो मार्केट के अंदर है नहीं, बिल्कुल भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है। उसके ऊपर इतने सब्जेक्ट लाद दिए जाते हैं जिनको पूरी जिंदगी में कभी वास्ता नहीं पड़ता उसको पढ़ने का या उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो हमारा मकसद ये है कि किसी भी स्टूडेंट को उतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाए जितने आज के दौर में उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उसके ऊपर लादा ना जाए। पहली चीज़ तो ये है, ताकि जो उसके अंदर जो है वो माहिर बन सके, ताकि जो चीज़ वो वहाँ हासिल करे वो समाज को ट्रांसफर कर सके। जब तक वो उसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं होगी तो वो कहाँ से वो एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के, तो हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए, उन सबके परिवारों का, उन सबको जो इज्जत मिलनी चाहिए और उन सब चीज़ों को जो है अपने एजुकेशन सिस्टम में शामिल करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं किसी तरह, उसमें बहुत प्रकार का भेदभाव है। जो हिंदुस्तानियों ने बलिदान दिए उन्होंने किसी भेदभाव के तहत नहीं दी, उनका मकसद ये था कि भाई आजाद कराना है। ना कोई मजहब था, ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी किसी भी प्रकार की। उनकी सोच ये थी कि भाई हर हिंदुस्तानी को जो है वो फायदा मिले और वो जो अच्छा सोचे अपने लिए बेस्ट से बेस्ट वही पड़ोसी को भी मिलना चाहिए। तो वही सारा चीज़ है, तो उसी के तहत हम ये सारे काम कर रहे हैं। मैंने 2-3 किताबें भी कुछ लिखी, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ ताजमहल का फोटो लगा हुआ है सीधी। तो मैंने 2007 में HRD मिनिस्ट्री से ताजमहल से मुताबिक उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में कॉपीराइट कराया उसका आर्टिस्ट वर्क में भी, लेटर में भी। तो
फिर इसके अलावा एक लाल किले से मुतालिक मैंने एक किताब लिखी, जब से वो तामीर हुआ बनने से लेकर आज से 10 साल पहले तक के उसके अंदर मुख्य घटना है कि दरबार के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्योंकि आम हिंदुस्तानियों को ये मालूम ही नहीं कि भाई किस समय क्या हुआ, किसने क्या कहा, उन चीजों का वर्णन उसमें किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि उन चीजों को कोर्स में पढ़ाया जाए। अब जैसे आप अपने कोर्स में किताबों में या मैसे सुनते होंगे कि भाई रानी झांसी ने बहुत रोल अदा किया, या तातिया टोपे ने, या नाना फडणवीस, या ये जितने भी जो परिवार है जो मैंने 2-4 के नाम बताए, उन सबके जो परिवारों के जो उत्तराधिकारी हैं उन सबसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, फोन नंबर है, मोबाइल है, सारी चीज उन सबसे रोजाना 2-4-5 दिन में बातचीत होती रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा और आपका एक इस तरह का एक रिश्ता बने ताकि वो सारे लोग भी यहाँ आपके सामने आए और आप उनसे सवाल जवाब, बातचीत वगैरह वो किस तरह का अनुभव करते हैं, वो अपनी पीढ़ियों को क्या देना चाहते हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों से क्या सीखा, समझने के लिए बहुत ही बारीक लिखा की जरूरत है। मैं यहाँ इंतजाम और तमाम चीजों से लिखने के बाद मुझे खुशी महसूस की, और MMK हाई स्कूल जो है करके कॉलेज में तब्दील हो, और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में नाम हो। और जब तक कि हम ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, ऐसा होता है कि एक आदमी जो है एक अपने परिवार के लिए जीता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि परिवार के साथ साथ हम कुछ ऐसा काम करें कि परिवार की रोजी रोटी के साथ साथ हम समाज को कुछ दे सकें। समाज जो है वो हिंदू मुस्लिम श्रेय होता है, हिंदुस्तानी समाज, चाहे पड़ोस में आपका कोई भी लोग रह रहा है, हम उसके काम आए और जो सीखा हमने वो हम उसको ट्रांसफर करें ईमानदारी के साथ, थोड़ी में थोड़ा। यही बात मैं कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, और आप सबसे ये कि भाई आप अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें। और मेन चीज जो है कि कैरेक्टर, अगर आपका कैरेक्टर सॉलिड है तो कोई तालमेल नहीं करा है। मैं यही नेक तमन्नाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हमारे जो ताल्लुकात हैं वो एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय से लेके हाई डिग्री बिल्कुल सबसे फेवरेट, सबके साथ खाना पीना होना बैठना। मेरे पास अगर लैपटॉप में कुछ पेन ड्राइव कुछ चीज़ है, अगर आप मिल जाए उसमें कमी। जो बहादुर शाह जफर थे उनके बारे में आप कुछ बताइएगा, क्या जो भी उनके बहादुरी के बारे में। जब वो खाना खाते थे तो कम से कम 100-200 बच्चे उनके साथ खाना खाते थे, कभी भी अकेले खाना नहीं खाते थे किसी भी टाइम पर। और रामलीला है, दशहरा है या दिवाली है, तो लाल किले के अंदर वो सारी चीज़ें मनाई जाती थी। आज दिवाली, दशहरा, होली, आज सारे त्योहार मनाए जाते थे और उसके अंदर वो खुद पर्सनली शिरकत करते थे। इसके अलावा उनको अलग से उनको पैसा दिया करते थे। अभी रामलीला जो कमेटी है दिल्ली के अंदर, वो जो रामलीला करती है उसका जगह का किराया देना पड़ता है। उस समय उसको किराया नहीं देना पड़ता था, बल्कि कलाकारों के लिए अलग से पैसा मिलता था, फंक्शन के लिए वो सारी चीजें। भेदभाव जो है राजनीतिक मामलों ने उत्पन्न कर दिया है। आजकल रेप केस बहुत चल रहा है छोटे बच्चों के नाम, तो मतलब आप तो मुगल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको कहते हैं फिर बहुत सा न्यूज आ रहा है, मतलब छोटे बच्चों का रेप केस हो रहा है, तो आप तो मुगल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या देखिए? ऐसा है कि उस समय भी आबादी थी, बच्चे पढ़ा करते थे, सब लोग आया जाया करते थे, क्राइम बिल्कुल नहीं था किसी भी प्रकार। क्राइम जो हुआ वो बाद में हुआ, कारण क्या है उसका, पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी। हमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो वाद विवाद चाहे दो व्यक्तियों के दरमियान में हो या दो समुदायों के दरमियान में, तो जब वो विवाद हो जाता है तो उसमें जब फैसला करता है जज, तो जज जो है वो जो नियम और कानून बने हुए हैं, लॉ, वो 1947 से पहले के जो बने हुए हैं उसी के अंतर्गत फैसला करता है। तो उसी की
जिसकी बिना पर लॉर्ड डलहौजी ने 1824 में वेस्ट बंगाल में ये एक्ट लागू किया था कि हिंदुस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा उलझा के रखा जाए कि हम क्या कर रहे हैं दिन भर, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए। तो 13 मुकदमे पेंडिंग हुए थे वेस्ट बंगाल के अंदर। आज जो है 3 करोड़ से ऊपर मुकदमे हिंदुस्तान की अदालतों में पेंडिंग है। 1 साल से लेके 175 साल का मुकदमा मेरी जानकारी में मौजूद है, जिसको 175 साल हो गए, निर्णय नहीं हो पा रहा। आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक फाइन में बदल हो गया। ये इस वजह से ही हो रहा है। दूसरी चीज, हमारा जो सिस्टम